नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य के तहत औरंगजेब के बारे में। दोस्तों, औरंगजेब का कार्यकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक था। तो ये कार्यकाल इनका याद रखिएगा दोस्तों। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक था। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद, जो कि गुजरात में है दोस्तों, नामक स्थान पर हुआ था। तो औरंगजेब का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो ये 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो ये दोहाद, गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। तो किनके साथ औरंगजेब का विवाह हुआ दोस्तों? तो ये फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहाउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। तो याद रखिएगा दोस्तों, औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? तो ये 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ दोस्तों, पहला 1658 ईस्वी में और दूसरा 1659 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों कि औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। तो औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? तो उनके गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। तो औरंगजेब किस धर्म को मानता था दोस्तों? तो ये सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुआ। तो किसके किसके बीच पुरंदर की संधि संपन्न हुई दोस्तों? तो जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। तो औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कब किया दोस्तों? तो ये 1679 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। तो औरंगजेब ने बीबी के मकबरा का निर्माण कब करवाया दोस्तों? तो 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1697 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1686 ईस्वी में। और गोलकुंडा को कब मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो 1697 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों कि मदना एवं अकना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। तो मदना एवं अकना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। तो औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो ये गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया।
इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूट लिया। किसने दोस्तों अकबर के मकबरे को लूट लिया? तो जाटों ने। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली थी? तो भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली थी। यानी शॉर्टकट में याद रखिएगा दोस्तों कि भरत राजवंश की स्थापना चूड़ामन ने की थी। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि किस मुगल शासक के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब के काल में। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। तो औरंगजेब के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? तो ये अकबर द्वितीय होगा दोस्तों। तो औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। किस प्रथा को दोस्तों? तो ये तुलादान प्रथा के बारे में बताया जा रहा है कि इस प्रथा में सम्राट को उनके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। यह अकबर के जमाने में प्रारंभ हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट आगे दिया दोस्तों कि आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो क्या दिया है दोस्तों कि औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने दोस्तों? तो ये औरंगजेब ने। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि औरंगजेब ने और ये प्रथा याद रखिएगा दोस्तों कि तुलादान प्रथा किसके काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये अकबर के काल में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुलादान प्रथा किसके काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये अकबर के। और ये अकबर दोस्तों, ये अकबर द्वितीय होगा। और ये जोधा अकबर वाला ये अकबर है, और ये अकबर द्वितीय है, जो कि औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब के पुत्र का नाम भी अकबर ही था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीना बजाने में दक्ष था। तो याद रखिएगा दोस्तों, औरंगजेब क्या बजाते थे? तो ये बीना बजाने में दक्ष थे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि औरंगजेब क्या बजाने में दक्ष थे? तो ये बीना बजाने में। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। कब दोस्तों? तो औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। तो याद रखिएगा दोस्तों कौन कौन सा मंदिर तोड़े गए थे? तो सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। तो क्या दिया है दोस्तों कि औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। नेक्स्ट है दोस्तों, याद रखिएगा कि औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? तो ये 20 थी दोस्तों। और अकबर के समय ये कितनी थी? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। औरंगजेब दारुल हब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। नोट दिया दोस्तों कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। यही दोहराया गया दोस्तों कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे दोस्तों।
नेक्स्ट दिया दोस्तों कि मुगल शासन व्यवस्था। हम लोग मुगल शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि मुगल के समय शासन व्यवस्था कैसी थी। तो सर्वप्रथम दिया दोस्तों कि मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। तो मुगल शासन व्यवस्था में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजारत किसे कहा जाता था, तो ये मंत्री परिषद को ही विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। तो बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान मीर बख्शी, सद्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान मीर बख्शी, सद्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। तो क्या दिया दोस्तों कि औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक कितने वर्षों तक, तो 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। तो मीर बख्शी द्वारा दोस्तों सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। तो ये सरखत क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये एक पत्र होता था जिसपे मीर बख्शी के हस्ताक्षर के बाद ही सेना को वेतन मिलती थी। जब कभी सत्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। तो जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे क्या कहा जाता था दोस्तों, तो तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि मदद ए मास का निरीक्षण सद्र करता था। तो जो लगानहीन भूमि होती थी दोस्तों जिसे मदद ए मास कहा जाता था, उसका निरीक्षण कौन करता था, तो उसका निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समान कहलाता था। तो सम्राट के घरेलू विभागों के प्रधान को क्या कहते थे दोस्तों, तो उन्हें मीर समान कहा जाता था। नेक्स्ट इधर दिया दोस्तों कि मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य। तो सर्वप्रथम पद है दोस्तों सूबेदार। सूबेदार का कार्य क्या होता था, तो प्रांतों में शांति स्थापित करना। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था कौन, तो ये सूबेदार। नेक्स्ट दिया दोस्तों दीवान तो ये प्रांतीय राजस्व का प्रधान, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होते थे ये कौन, तो दीवान दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बख्शी ये प्रांतीय सैन्य प्रधान होते थे, यानी सैनिकों के प्रधान कौन होते थे दोस्तों, तो ये बख्शी होते थे। नेक्स्ट है फौजदार तो ये जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। तो फौजदार जो होता था दोस्तों वो पूरे जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। नेक्स्ट है दोस्तों आमिल या अमल गुजार तो ये जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। तो आमिल या अमल गुजार दोस्तों जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कोतवाल तो ये नगर प्रधान होता था। तो कोतवाल नगर प्रधान होता था। नेक्स्ट है दोस्तों सिकदार तो ये परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। तो सिकदार दोस्तों परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। नेक्स्ट है कि आमिल तो ये ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना इसका कार्य था। तो आमिल का क्या कार्य था दोस्तों, तो ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। नेक्स्ट दोस्तों की सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। तो सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन था दोस्तों, क्या कहलाता था, तो ये दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। तो शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार का परगना एवं या महल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में,
सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी दोस्तों? तो ये ग्राम थी, जिसे मावदा या दीख कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। तो मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो इसे नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। तो शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों भूमि कर। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। तो भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि कितने वर्गों में विभाजित थी दोस्तों? तो ये 3 वर्गों में विभाजित थी। पहला दिया है दोस्तों खालसा भूमि। खालसा भूमि तो ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में था। तो खालसा भूमि दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में था। नेक्स्ट दिया दोस्तों जागीर भूमि। जागीर भूमि तो ये तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसे जागीर भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट दिया दोस्तों सयूरगल या मदद ए मास। तो सयूरगल या मदद ए मास ये क्या होता था? तो अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। खालसा भूमि जो कि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में था। जागीर भूमि तो ये तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि कहा जाता था। और सयूरगल या मदद ए मास तो ये अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राय का उपयोग अकबर ने भी किया था। तो शेरशाह ने एक भू राजस्व की पद्धति अपनाई थी दोस्तों, जिसे राय कहा जाता था, और इसी राय का उपयोग अकबर ने भी किया था दोस्तों। अकबर के द्वारा करोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। तो क्या दिया है दोस्तों कि अकबर के द्वारा करोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति कब? तो 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था दोस्तों, इसलिए इसका नाम करोरी रखा गया, करोरी नामक अधिकारी। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। तो 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो क्या दिया दोस्तों, ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि दहसाला पद्धति को कब शुरू किया था अकबर ने? तो 1580 ईस्वी में। आगे है दोस्तों कि इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। तो ये जो टोडरमल बंदोबस्त थी दोस्तों, इसके अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला है दोस्तों पोलज। पोलज तो इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, यानी वर्ष में 2 बार फसल हो जाते थे, यानी जिस खेत पे नियमित रूप से खेती होती थी दोस्तों उसको पोलज कहते थे। नेक्स्ट है दोस्तों परती। परती तो इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। तो परती दोस्तों क्या है? इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी दोस्तों, ये परती भूमि है। नेक्स्ट है दोस्तों चाचर। चाचर तो इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। तो चाचर पर दोस्तों 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी, उस भूमि को चाचर कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों बंजर। तो ये खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था, तो उसे बंजर कहा जाता था। आगे है दोस्तों कि 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों कि 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। नेक्स्ट दोस्तों औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि नस्क प्रणाली को किसने अपनाया था? तो ये औरंगजेब ने।
और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था। तो औरंगजेब ने दोस्तों नस्क प्रणाली अपनाई थी और जो भू राजस्व थी, भू राजस्व की राशि को 1/2 यानी उपज का आधा कर दिया था। नेक्स्ट दिया दोस्तों, मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। तो मुगल काल में कृषक कितने वर्गों में विभाजित थे दोस्तों? तो ये 3 वर्गों में। पहला है दोस्तों खुद कास्ट। खुद कास्ट यानी ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। यानी जो किसान अपने जिस गांव में रहते थे उसी गांव में अगर खेती करते हैं तो उन्हें खुद कास्ट कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों पाही कास्ट। पाही कास्ट तो ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे, तो इसलिए इन्हें पाही कास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मुजारियन। मुजारियन तो ये खुदकास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। तो मुजारियन दोस्तों खुदकास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे, तो उन्हें मुजारियन कहते हैं। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। तो मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढुलाई किसके काल में हुई थी दोस्तों? तो ये औरंगजेब के काल में। नेक्स्ट है कि आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। तो पहले चलता था दोस्तों 1 आना 2 आना, तो ये आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। किसने दोस्तों? तो ये जहांगीर ने। नेक्स्ट दिया कि सबसे बड़ा सिक्का सशब्द सोना का था। तो सबसे बड़ा सिक्का सशब्द सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। तो स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था दोस्तों? तो इसे इलाही कहा जाता था। नेक्स्ट है कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। तो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था दोस्तों? तो ये चांदी का रुपया था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। तो दैनिक लेन देन के लिए किसका प्रयोग होता था दोस्तों? तो तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। तो मुगल सेना कितने भागों में विभक्त थी? तो ये 4 भागों में विभक्त थी। पहला पैदल सेना, दूसरा घुड़सवार सेना, तीसरा तोपखाना और चौथा हाथी सेना दोस्तों। तो पहला था दोस्तों पैदल सेना, दूसरा घुड़सवार सेना, तीसरा तोपखाना और चौथा हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी और इसे अकबर ने प्रारंभ किया था दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि 10 से 500 तक के मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक के मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जिसे 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता था? तो उसे मनसबदार कहा जाता था। 500 से 2500 तक के मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा कहा जाता था और 2500 से जो ऊपर प्राप्त करते थे उन्हें अमीर आजम कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट दिया दोस्तों कि जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दासों की संख्या का ज्ञान होता था। तो जात से दोस्तों व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था तथा सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों जहांगीर के सवार पद में 2 अस्पा एवं सी अस्पा की व्यवस्था थी। तो जहांगीर के सवार पद में 2 अस्पा एवं सी अस्पा की व्यवस्था थी। सर्वप्रथम यह पद महाबतखा को दिया गया था। तो ये जो पद था दोस्तों 2 अस्पा सी अस्पा की, ये सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो इसे महाबतखा को दिया गया था। नेक्स्ट इधर दिया दोस्तों मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं। तो सर्वप्रथम है दोस्तों गल्ला बख्शी। गल्ला बख्शी तो इसे फसल का कुछ भाग सरकार के द्वारा ले लिया जाता था। तो गल्ला बख्शी जो लगान थी दोस्तों, लगान इसमें क्या होता था कि फसल का कुछ भाग सरकार ले लेती थी। नेक्स्ट है दोस्तों नस्क। नस्क तो इसमें खरीफ फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। तो जो नस्क व्यवस्था थी दोस्तों, लगान की एक नस्क व्यवस्था थी जिसके तहत खरीफ फसल के आधार पर लगान
का अनुमान लगाया जाता था और जब फसल कट जाता था तो उसे ले लिया जाता था। और ये व्यवस्था कहाँ थी? तो ये बंगाल में थी दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों जब्ती व्यवस्था। तो इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नकद लिया जाता था दोस्तों। तो जब्ती में क्या किया जाता था दोस्तों कि इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था और जो कि नकद लिया जाता था। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों मराठों का उत्कर्ष, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।